नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने जो कलिंग के सोमवंशी शासक हैं उनके प्रमुख 4-5 शासकों के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे अन्य शासकों के कालक्रम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हमने पिछले क्लास में शिवगुप्त जो संस्थापक थे, फिर महाभवगुप्त जन्मेजय के बारे में देखा, फिर महाशिवगुप्त प्रथम ययाति के बारे में देखा, फिर उसके आगे भीमरथ, फिर उसका जो पुत्र था धर्मरथ के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे हम देखेंगे महाभवगुप्त तृतीय नहुष के बारे में। मैं बार बार ये जो भवगुप्त वाला नाम है उसे नहीं ले रहा हूँ, तो आप उसे लगाते चलिएगा, ध्यान में रखते चलिएगा कि जो पहला शासक है वो शिवगुप्त है, उसके बाद का भवगुप्त है, तो अगला फिर शिवगुप्त, फिर भवगुप्त, फिर शिवगुप्त, फिर भवगुप्त। जो भवगुप्त जहाँ से चालू होता है महाभवगुप्त प्रथम जो जन्मेजय है, वहाँ से पहला और दूसरा का लगाना आपको चालू करना है। ठीक है, देखो यहाँ से महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, फिर महाभवगुप्त द्वितीय जगह शिवगुप्त द्वितीय, फिर भवगुप्त तृतीय, फिर इंद्रदत्त के नाम में कुछ नहीं लगा, फिर शिवगुप्त तृतीय, फिर भवगुप्त चतुर्थ, फिर शिवगुप्त चतुर्थ। ये इंद्रदत्त के नाम में क्यों नहीं लगा ये भी मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, क्योंकि ये इस वंश के लोग केवल भवगुप्त और शिवगुप्त लगाते थे नाम के सामने। अब भीमरथ के हो गए कितने पुत्र? 3 पुत्र। एक ने लगा लिया शिवगुप्त, क्योंकि उससे पहले का शासक उसका बाप जो था उसने शिवगुप्त लगाया हुआ था, भवगुप्त लगाया हुआ था, तो इसने शिवगुप्त लगा लिया। दूसरे बेटे ने भवगुप्त लगा लिया। अब तीसरे बेटे को क्या लगाना है? जब एक ही शासन का समय में वहाँ शिवगुप्त आ गया और भवगुप्त आ गए तो और तो लगा नहीं सकेगा ना, इसलिए केवल ये नाम इंद्रदत्त चलता है इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके आगे हम देखते हैं नहुष के बारे में। नहुष से आज हमें पढ़ना था, तो नहुष के बारे में देखते हैं। महाभवगुप्त तृतीय नहुष। तो इस नहुष को मैंने पूरा मनहुष से रिलेट किया है, आप अदरवाइज ना लीजिएगा, लेकिन मनहुष से मैंने इसको रिलेट किया। मनहुष, देखो मनहुष में नहुष आ रहा है, तो मनहुष से मैंने इसको रिलेट किया। मनहुष से कैसे रिलेट किया? अब किसी का शासनकाल देखोगे या किसी का समय देखोगे कि उसके अंडर में कोई काम हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ अशांति फैला हुआ है, बहुत ही अव्यवस्था है, तो क्या बोलोगे? अरे यार ये साला बहुत ही मनहूस है, इसके हाथ में जो भी काम आता है बिगड़ता ही है ना। तो उसी प्रकार जब देखेंगे ना इसका शासनकाल, तो इसके शासनकाल में बहुत ही अशांति था, बहुत ही ज़्यादा अशांति था। किसके द्वारा? तो इसके संबंधी द्वारा इसके साम्राज्य पर अधिकार को लेकर विद्रोह किया गया। इस वजह से इसको मैंने मनहूस से रिलेट करके याद किया। तो नहुष से वैसे याद करना, मनहूस से बहुत ही अशांति का काल था, इसके खुद सगे संबंधी इससे विद्रोह करते थे। इसने 15 साल तक शासन किया था, 1995 से 1010 तक। ठीक है, 995 से 1010 तक, माफ़ कीजिएगा, 995 से 1010 ईस्वी तक है। ठीक है, न कि 1900 से। फिर इसके समय में इंद्ररथ कलिंग के गवर्नर पद पर बना रहा, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई था धर्मरथ, इसने इसे यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था, और ये इंद्रदत्त नहुष के समय में भी इसी पद पर आसीन रहा। अब इसके बाद बहुत ही अशांति भरा रहा इसका साम्राज्य, इंद्रदत्त वहाँ का गवर्नर बना रहा। अब इसके आगे इंद्ररथ स्वयं आता है और शासन करता है। कब से कब तक? तो 12 साल मैंने याद कराया था, जब ट्रेक याद कराया था, तो 40, 35, 20, 20, 15, 12, 18, 25 करके, तो 15 देख लिया, तो 12 देखेंगे अब 10 से 1022 तक, माफ कीजिए 1010 से 1022 ईस्वी तक ये शासनकाल था। फिर कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बाणपुर अभिलेख से। अब इंद्ररथ को ना मैंने बाण तीर धनुष से याद किया। इनके पुत्र के रूप में अर्जुन को माना जाता है। अगर आपने महाभारत का स्टोरी देखा होगा कभी डीडी नेशनल पे, तो आपको मालूम होगा कि इंद्र का पुत्र बोला जाता है, माता कुंती ने इंद्र से प्राप्त किया था अर्जुन को। तो अर्जुन क्या थे? धनुष बाण वाले थे, तो वहाँ से मैंने याद कर लिया। इंद्ररथ जो है बाणपुर अभिलेख, इनका जो है बाणपुर अभिलेख प्राप्त होता है
1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम जो कि चोल शासक रहते हैं, उसने ययाति नगर पर आक्रमण कर, ययाति नगर कौन, जो इनकी राजधानी थी, इंद्ररथ को कैद कर लिया और बाद में बोला जाता है कि उनकी हत्या भी कर दी। किसने? राजेंद्र प्रथम चोल ने। चोल वंश का बहुत ही प्रतापी शासक रहता है। इसने अपना बंगाल, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में अपना विस्तार किया था। समुद्र के पार भी गए थे, श्रीलंका क्षेत्र में विस्तार किया था। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्रतापी शासक थे चोल शासकों में राजेंद्र प्रथम। तो इसने क्या किया? इंद्ररथ को हरा दिया, उसकी हत्या भी कर दी, उसे कैद करके, ठीक है। इस प्रकार ये क्या है, इंद्ररथ मर जाता है। फिर इसके शासनकाल में सोमवंशियों का एक बड़ा भाग इनसे छीन लिया गया। कैसे छीन लिया गया हमने देख लिया, राजेंद्र चोल ने यहाँ आक्रमण किया। फिर कलचुरी, भोज, परमार, चोल वंश राजाओं के द्वारा कलिंग, उत्कल और ओड्र के विजय के अभिलेख में इंद्ररथ का नाम मिलता है। जो कलचुरी शासक हैं, वो जो भोज शासक थे, भोज परमार जो है ना, राजा भोज वाला, वो परमार शासक हो गए। फिर चोल वंश के जो शासक थे, अभी देख लिया हमने राजेंद्र चोल। तो इन सभी के राजाओं के द्वारा जो कलिंग क्षेत्र है, उत्कल क्षेत्र है और ओड्र क्षेत्र के विजय में अभिलेख में इंद्ररथ का नाम मिलता है, क्योंकि उस समय शासक कौन था? इंद्ररथ था। अब इंद्ररथ शासक है, तो जब ये आक्रमण कर रहे हैं इस एरिया में, तो इनके बारे में उल्लेख मिलेगा। तो इंद्ररथ का उल्लेख इन सभी राजाओं द्वारा अपने अपने विजय अभिलेख में मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो इंद्ररथ के बारे में हमने देख लिया, क्या बाण, धनुष बाण से याद के बाणपुर अभिलेख है। राजेंद्र चोल ने इसको हराया, कैद किया और इसकी हत्या कर दी। इसके अधिकतर क्षेत्र को छीन लिया गया इससे। तो इसके आगे और इनके अलावा जो कलचुरी, भोज, परमार, आपके चोल शासक जो थे, उन्होंने अपने विजय लेख में जो कलिंग क्षेत्र, ओड क्षेत्र और उत्कल क्षेत्र में जो विजय अभियान किया, उसमें इंद्ररथ का उल्लेख करते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे इसका बेटा आता है, कौन? इसका बेटा नहीं आता, क्योंकि देखो जब हम कालक्रम देखते हैं तो इंद्ररथ जो रहता है, ये तो इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद इसके वंशज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। एक अन्य जो रहते हैं, हमने जब फ्लो चार्ट देखा था, यहाँ पर देखिए, जो विचित्र वीर्य जो रहता है, इसका भाई, इसके आगे का जो वंशजों का कालक्रम चलते रहता है, विचित्र हो वीर्य हो गया, फिर अभिमन्यु, अभिमन्यु के आगे जो शिवगुप्त, चंडीहर, ययाति। तो इनकी मृत्यु के बाद जो शासन की सत्ता है, इस जो शासकों का क्रम है उनके अंतर्गत आ जाता है। पढ़ना हमको लाइन से यही है कि इंद्ररथ के बाद यही आया करके, लेकिन एक कौन थे? तो इनके जो चाचा बोलते हैं ना, चाचा बड़ा वाला जो रिलेशन चलते रहते हैं, वैसा कुछ था। तो उनके अंतर्गत ये आते गए और जब ये लोग समाप्त हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, इंद्रदत्त की मृत्यु हो गई, इनके आगे जब वंशजों का पता नहीं चला या वंशज नहीं रहे होंगे, तो फिर महाशिवगुप्त तृतीय जो रहते हैं, जिसे चंडीहर ययाति के नाम से जाना जाता है, जिसे हमने चंडी उद्योग का जनक करके याद किए, वहाँ से शासन सत्ता संभालना चालू होता है। और ये जो चंडीहर ययाति है, इसे आप इंद्रदत्त का पुत्र नहीं बोलेंगे ना, तो वही मैं क्लियर करने के लिए आपको फिर से फ्लो चार्ट बता रहा था। महाशिवगुप्त तृतीय, चंडीहर ययाति, ये तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। भवगुप्त, फिर शिवगुप्त, फिर भवगुप्त, फिर शिवगुप्त, देखिए है ना। तो ये मैं मेन आपको फोकस करा रहा हूँ इस नाम पर, जो उनका मुख्य नाम होता था। तो चंडीहर ययाति क्या करते हैं, जब इससे छीन लिया जाता है इनके क्षेत्रों को, तो कुछ क्षेत्रों पर जो अपना शासन रहता है वहाँ संभालते हुए अपने साम्राज्य को फिर से बढ़ाते हैं, तो अपने वैभव को पुनः प्राप्त करते हैं। कौन? चंडीहर ययाति, ठीक है, वापस से अपने शासन को बढ़ाते हैं। फिर इनके आगे आते हैं भवगुप्त चतुर्थ, उद्योत केसरी, जिसको उद्योत केसरी नाम है, जो चंडी उद्योग का जनक करके याद किए थे, तो उद्योत केसरी। इनका जो रहता है, चंडीहर के बारे में तो शासन कितने साल तक किया ये जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उद्योत केसरी के बारे में मिलती है कि इसने 25 साल तक शासन किया। और किसी किसी जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि ये उद्योत केसरी जो है वो अंतिम शासक था। कौन? उद्योत केसरी अंतिम शासक था, ये कहा जाता है। और कोई कोई इतिहासकारों का मानना है कि जो कर्ण केसरी है वो अंतिम शासक था। कौन? कर्ण केसरी ये अंतिम शासक था। तो अभी देख लेते हैं उद्योत केसरी के बारे में। मैंने बताया 25 साल तक शासन किया, 1040 से 1065 ईस्वी तक अंतिम शासक। इसके मानने के कारण यहाँ तक शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे के शासन वर्ष कब से कब तक रहा इसके बारे में कहीं भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो उद्योत केसरी हमने देखा, उद्योत केसरी ये क्या है, इसकी माता कोलावती ने भुवनेश्वर अभिलेख से उद्योत केसरी के विजय अभियान की सूचना प्रदान की थी, या वही अभिलेख से वहाँ की सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। फिर उद्योत केसरी का जो शासन क्षेत्र था वो कौशल और दोनों क्षेत्रों पर था, कौशल और दोनों उत्कल दोनों क्षेत्रों पर था। कैसे था? तो इससे पहले हमने देखा चंडीहर ने वापस अपने वैभव को पुनः प्राप्त किया, और उसका भोग किसने किया? तो उद्योत केसरी ने किया। उद्योत केसरी ने किया, 25 साल तक शासन किया, 1040 से 1065 तक, ठीक है। इनकी माता जो कोलावती है,
कोलावती है, उनके भुवनेश्वर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भुवनेश्वर अभिलेख से। ठीक, तो ये था उद्योत केसरी के बारे में। अब कहीं कहीं पर कहा जाता है कि ये जो उद्योत केसरी है उस पर रत्नदेव प्रथम ने आक्रमण किया था। किसने किया था? रत्नदेव प्रथम ने आक्रमण किया था उद्योत केसरी के ऊपर, और इसके शासन क्षेत्र को तहस नहस कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। कौन? रत्नदेव प्रथम, जो कि कलचुरी शासक रहेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से देख लेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर इसको हराया और शासन करने लग गया। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि इनके आगे भी जो शासक हैं वो आते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, हम संभावना लगा सकते हैं कि रत्नदेव प्रथम ने हराया होगा। जो कुछ क्षेत्र बच गए होंगे उनमें इनका जो पुत्र रहा होगा जन्मजय, जो कि महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजय है, और जो पहला वाला था वो महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय था। ठीक है, तो इसने उपाधि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, इतना ही जानकारी मिलता है। जन्मजय के बारे में तो यही बोला जाता है कि उसी से है, तो त्रिकलिंगाधिपति इसने भी धारण किया। ठीक है, फिर इसके आगे कर्णकेसरी मिलता है। कर्णकेसरी इसे अंतिम रूप से अंतिम शासक माना जाता है। इसके रत्नागिरी अभिलेख से प्राप्त होता है, रत्नागिरी अभिलेख से। फिर गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंग ने उत्कल क्षेत्र से एवं कलचुरी नरेश जाजलदेव प्रथम ने कौशल क्षेत्र से सोमवंशियों के शासकों का शासन समाप्त कर दिया था। सोमवंशियों के शासकों का शासन जो है समाप्त कर दिया था। किसने? तो जो अनंतवर्मन चोड़गंग है, जो गंगवंशी शासक है, उसने उत्कल क्षेत्र से, और कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने कौशल क्षेत्र में। क्योंकि जाजलदेव प्रथम अब कौशल क्षेत्र में आ जाएंगे, जो कलचुरी शासक है, तो वहाँ से इनका अंत कर देंगे, और जो उत्कल क्षेत्र वहाँ गंगवंशी शासकों का प्रभुत्व बढ़ता है और वो इनका खात्मा कर देते हैं। तो इस प्रकार कर्णकेसरी को अंतिम शासक माना जाता है। अब जाजलदेव जब कालक्रम देखेंगे तो ये बाद में आता है, रत्नदेव प्रथम पहले आता है। तो रत्नदेव, वही मैंने संभावना बताया मेरी समझ के अनुसार कि रत्नदेव प्रथम यहाँ आक्रमण करते होंगे उद्योत केसरी को और उसके साम्राज्य को खत्म करते होंगे। इस वजह से कई इतिहासकार इसे अंतिम शासक मानते हैं। और कुछ क्षेत्र अगर बच गया रहा होगा तो वहाँ इनके अन्य दो पीढ़ियों ने शासन किया होगा, जन्मजय और कर्णकेसरी ने। फिर बचे कुछ शासन को जाजलदेव प्रथम ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया होगा। ठीक, तो ये था आपका कलिंग का सोमवंश। कलिंग का सोमवंश, क्योंकि कौशल क्षेत्र को इसने हराया। फिर जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कांकेर के सोमवंश जो क्या थे, इन कलचुरियों के क्या थे, मंडलाधिपति थे। तो वही काम किए होंगे कि उनको हराने के बाद अपने अधीन कुछ क्षेत्र दे दिए होंगे कि आप कांकेर क्षेत्र में जाकर शासन कीजिए। कांकेर भी उत्कल क्षेत्र में ही आता है, कौशल क्षेत्र में आता है, माफ़ कीजिएगा, कौशल क्षेत्र में आता है। तो ये था आपका सारा किस्सा। तो आपको मैंने रिलेट करके बता दिया है कि कौन सा क्रम पहले आया, फिर कैसे दूसरे वंश चालू हो गए, फिर कौन से तीसरे वंश कैसे चालू हुए, फिर इनके अधिपति कैसे हो गए। जब कांकेर वंश हमने पढ़ा तो अधिपति कैसे हो गया। तो ये सब के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आप 1 से 2 बार जरूर वीडियोस को देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्योंकि कलिंग वंश शुरू करने से पहले आपको कम से कम 3 से 4 मिनट इसे क्लियर किया हुआ है, तो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका कलिंग वंश समाप्त होता है, कलिंग के सोमवंश, और संपूर्ण सोमवंश के बारे में हमने देख लिया है। ठीक, अच्छा, इसके साथ में कुछ इनके स्थापत्य के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम पढ़ लेते हैं। साथ में थोड़ा सा एक चार्ट बचा हुआ है, जैसे ये शासक और उपाधियाँ जो है, इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने सभी शासकों के बारे में पढ़ लिया है। तो हम देखते हैं त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन धारण करता है। तो हमने देखा था कौन, जो महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय है उनको भी बोला जाता है, और महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजय है उनको भी बोला जाता है, सोमवंशी शासक उड़ीसा के या कलिंग क्षेत्र के। तो ये हो गया त्रिकलिंगाधिपति। और ऐसा देखा जाए तो संपूर्ण जो कलिंग शासक रहेंगे, सोमवंशी शासक जो महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय के बाद से आएंगे, वो सारे के सारे आपके त्रिकलिंगाधिपति को उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, विशेषकर पूछा जाए तो महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजय या फिर महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय लेकिन आएगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर आगे देखेंगे सकल कौशलाधिपति तीवरदेव उपाधि धारण करते हैं इसका। जब मैं आपको इंद्रपल वाला जो वंश है, सिरपुर का पांडुवंश जब बढ़ा रहा था, तो मैंने आपको याद कराया था कि तीवरदेव जो है वो इसकी उपाधि धारण करते हैं, सकल कौशलाधिपति की। ठीक है, फिर पृथ्वीदेव प्रथम जो आगे आएंगे कलचुरी वंश के शासक, वो भी इस उपाधि को धारण करते हैं। कलचुरी वंश अभी हम जब मध्यकालीन इतिहास चालू करेंगे तो वहाँ देखेंगे पृथ्वीदेव इनके बारे में। तो इन्होंने भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, लेकिन सबसे पहले किसने, तो तीवरदेव ने। तीवरदेव के बाद पृथ्वीदेव प्रथम ने, क्योंकि कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो तीवरदेव पहले आते हैं। ठीक है, तो सकल कौशलाधिपति की उपाधि तीवरदेव ने
फिर उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम ने वो धारण की थी। फिर भोगवतीपुरेश्वर अभी मध्यकालीन इतिहास में हम देखेंगे छिंदक नागवंशी शासक जो थे वो भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे।